आज क्लास 11 का नया सेक्शन शुरू हुआ है। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है और जो चैप्टर इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे और चैप्टर फर्स्ट का नाम है सेट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ेंगे। जैसे जानेंगे कि सेट क्या होता है और उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा। तो बस छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद से अगले वाले उसमें जानेंगे कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, सेट को कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें जानेंगे। तो सेट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ का भी कलेक्शन, अगर कलेक्शन का मतलब ये कि वो कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट का कलेक्शन हो सकता है, वॉवेल का कलेक्शन हो सकता है, कॉन्सोनेंट का कलेक्शन हो सकता है, नंबर का कलेक्शन हो सकता है। अब नंबर में भी अलग अलग नंबरों का आप कलेक्शन ले सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन आपने ले लिया, इंटीजर का एक कलेक्शन ले लिया और होल नंबर का कलेक्शन ले लिया, रेशनल नंबर का कलेक्शन ले लिया। तो इस तरह से फिर एक रियल नंबर का आपने एक कलेक्शन ले लिया तो उसको कहा जा सकता है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर में ही आएगा, ये किसी भी फील्ड में आ सकता है। जैसे आप स्टेट्स का कलेक्शन ले रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के जो राज्य हैं उनका एक समूह लिया जाए, ठीक है, एक ग्रुप ले लिया गया, उसके बारे में हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर्स के कलेक्शन, यानी अभी तक के जो भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद जो अभी तक के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनका भी एक सेट बन सकता है। अभी तक के जितने प्रेसिडेंट हुए हैं उनका सेट बन सकता है। तो सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक कमरे में रखी हुई वस्तु का भी सेट हो सकता है। 5-6 वस्तुएं रखी हुई हैं तो उनका भी एक सेट हो सकता है। क्लासरूम एक है तो उसका भी एक सेट हो सकता है। जैसे कि क्लासरूम में अगर हम कहें कि क्लासरूम को एक सेट लिया जाए तो जैसे क्लासरूम में फ़ैन होगा, बोर्ड होगा, मार्कर होगा, डेस्क होगा, बेंच होगा, फिर उसके बाद से चेयर होगा टीचर को बैठने के लिए, फिर उसके बाद से टीचर भी उसके सेट के एक एलिमेंट होंगे और स्टूडेंट भी सेट के एक एलिमेंट होंगे। अभी हम ये समझाएंगे कि वो एलिमेंट जो शब्द लिया जा रहा है उसका क्या मतलब है, कि वो क्या है। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो क्या अब कुल मिला के बात ये हो रही है कि हम जब भी किसी सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ मीनिंग्स उसका निकल रहा है, कुछ ना कुछ उसमें बताया जा रहा है। तो इसलिए हम सेट को, अगर कहा जाए कि सेट को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे या फिर सेट को क्या चीज़ कहेंगे कि कैसे सेट होगा, तो उसके लिए एक सिंपल बात ये कह लीजिए कि सेट का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कहा जाता है वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि मतलब ये हुआ कि वेल डिफाइंड हो। अब ऐसा नहीं हो कि आप ऐसी चीज़ के बारे में कल्पना कर रहे हैं या फिर आप ऐसी चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही ना हो या फिर वो चीज़ हम निकाल ही ना पाएँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ स्टार। अब क्या है कि भाई अंतरिक्ष में स्टार तो कितने स्टार हैं, बहुत हैं स्टार, कौन गिनेगा, कोई गिन भी नहीं पाएगा। कह दिया जब 100 साल दे दो तब भी नहीं गिन पाएगा, ठीक है। तो अब एक हमारे पास ही क्या है, इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे इनफाइनाइट हो गया। तो अब इसमें हम डिफ़ाइन नहीं कर पाए। अब मान लीजिए कोई हाथ में एक ऐसे उठाया और एक मुट्ठी बालू ले लिया, कहा बताओ भाई इसमें कितने बालू के कण हैं, यानी कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं सेंट के, वो बताए। तो भाई कैसे, कोई भी काउंट नहीं कर सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, उससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सेट के लिए डेफिनेशन ये होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का समूह बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन कुछ न कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है कि वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि पहचान कर पाना, यानी अब ऐसी चीज़ है जिसकी अब पहचान हो सके। अब आपने किसी ऐसी चीज़ का नाम लिया जिसका पहचान हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसके बारे में भी वो सेट के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो समझ में आ गई बात ये। अब छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कह दिया कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल। तो अब कलेक्शन ऑफ वॉवेल कहा जाएगा तो ये फिक्स्ड है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट में जो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट कर लीजिए, ताकि और भी मतलब ये होगा अल्फ़ाबेट किसका,
इंग्लिश वाले का मान लीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप कह लीजिए और हिंदी अल्फ़ाबेट कह लीजिए तो और क्लियरिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली समझेंगे कि इंग्लिश के लिए जो अल्फ़ाबेट है वो यूज किए जा रहे हैं। तो अब कौन सा अल्फ़ाबेट में क्या होगा, वॉवेल होगा आपका। तो वॉवेल मतलब क्या, ए ई आई ओ यू, समझ में आई बात। तो ये फिक्स्ड हो गया, ये 5 है। इसको मान लीजिए कह सकते हैं कि ये हमारा एक सेट ए है, तो ए से ऐसे डिनोट किया गया और इस तरीके से। किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए, किसी भी सेट को बनाने के लिए उसको कहा जाता है कि वो एक रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं, कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ऐसा मतलब एक ऐसा ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद से इक्वल टू का साइन लगाते हैं, 2 पैरेंथेसिस लगाते हैं यानी मझोला ब्रैकेट लगाते हैं। उसके अंदर जिस भी समूह का आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिस भी समूह को, जिस भी ग्रुप को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, सेट को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, उसके सारे एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कॉमा से कॉमा लगा के हम उसको सेपरेट करते हैं। बात समझ में आया। तो ये सेट को लिखने का तरीका है और इसी को ही बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कि ये कहा जाता है कि सेट का एक रोस्टर फॉर्म लिखिए। तो एक आपके पास स्टेटमेंट दे दिया गया और इस स्टेटमेंट को आपने क्या किया, उसको एक सिंबल तरीके से जो कि एग्जैक्ट विजुअल हो। हम इसको ना बहुत अच्छे से ना पढ़े, लेकिन इसको हम पढ़े तो हमको तुरंत चमक जाए कि हाँ यही बात इसमें हुई है। जैसे इसको देख के तुरंत ये मालूम चल रहा है कि ये वॉवेल का एक क्या है, कलेक्शन है। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि नेचुरल नंबर के सेट हो 5 तक के ऐसे अंक है, मतलब 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो लेंगे। तो 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर का कनेक्शन लेंगे। तो नेचुरल नंबर चूँकि ले रहे हैं तो इसको n से डिनोट कर सकते हैं, और 1 2 3 4 5। अब ये जो है, ये जो ए ई आई ओ यू हुआ, ये ए में हुआ, और 1 2 3 4 5 एन में हुआ। तो ये जितने भी होंगे वो क्या कहे जाएंगे, वो इसके एलिमेंट कहे जाएंगे, यानी कि तत्व कहे जाएंगे। जैसे स्मॉल ए इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ई इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, आई इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि सेट ए का वो क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात ये कि ये सेट का हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो जो भी इसमें एग्जिस्ट करता है वो उसका एलिमेंट कहा जाता है। और हर एक एलिमेंट को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सेपरेट कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के लिखेंगे। सिर्फ आप अगर ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नेचुरल नंबर को ही लिखा और मैंने ऐसे 1 2 कॉमा नहीं लगाया, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 ऐसे लिखा, तो इसको जो सेट समझेगा, यानी कि जो सेट में मैथमेटिक्स है जो समझा जाएगा, तो ये टोटल एक नंबर समझा जाएगा। यानी कि 12,345, 12,345, तो ये एक पूरा नंबर समझा जाएगा और एक ही नंबर समझा जाएगा। इसमें ये नहीं कहा, अगर पूछा जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे तो ये कहा जाएगा कि इसमें एक ही एलिमेंट है और वो इस तरह से है। ठीक है, 12,345। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन केस अगर मान लीजिए आपने कहा, आपने अगर मान लीजिए हम ऐसे सिर्फ लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो हम ये कहेंगे तो ये हमारे सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखने से लग रहा है कि एक n टाइप का कोई वेरिएबल है और उसका जो मान दिया गया है वो क्या है, 1 2 3 4 5 है, यानी वही 12,345 जो है वो दिया गया है। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। और यही जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसी भी समूह को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, 2 तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो हमने एक तरीका यहाँ पे देख लिया, और ये इसी एग्जांपल से जो हमने देखा, ये एग्जांपल किसका था, तो ये आपका रोस्टर का था। ठीक है, रोस्टर
या फिर टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर इस वजह से कहा गया कि देखा जाए तो एक टेबल टाइप का दिख रहा है, मतलब अलग अलग सेपरेट उसको किया गया है, तो इस वजह से वो चीज़ देखने को मिल रही है। समझ में आ रही है बात? तो हमने ये देखा कि जो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ वो कौन सा था, रोस्टर फॉर्म था। अब हम सेट का एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आ गया? सेट तो आपको समझ में आ गया और बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका फॉर्म बता देते हैं, फिर उसके बाद से बताते हैं कि और भी कौन कौन से ऐसे सेट हैं जिनको हम जनरली जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वो एक हमारा सेट का कलेक्शन है। ठीक है, तो वो आइए ज़रा देखते हैं। तो हमने सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला फॉर्म देखा और सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा फॉर्म देखते हैं जिसको बोला जाता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि सेट को बनाए जाने वाला एक फॉर्म। ठीक है, तो अब इसमें होता ये है कि अब जैसे कोई चीज़ दी गई होगी, जैसे मान लीजिए ये चीज़ आपको दी गई होगी और इसको आपको वर्ड में लिखना होगा। तो वर्ड में लिखने का मतलब ये जैसे कि इसी सेट को यहाँ पे जैसे ये दे दिया गया, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक नंबर है और मैंने यही नंबर लिखा 1 2 3 4 5, ये मैंने कह दिया और मैंने कहा कि अब आप इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में आप लिखिए। तो सेट बिल्डर के फॉर्म का मतलब शब्दों में लिखना, ऐसा समझिए, यानी कि उसको शब्द में लिखना है। तो आप शब्द में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि एक हमारे पास n ऐसा है, मतलब n एक ऐसा कलेक्शन है, एक ग्रुप का कलेक्शन है जिसमें नेचुरल नंबर के 5 एलिमेंट है और वो शुरुआती से 1 से लेके 5 तक बिलोंग करते हैं। इतना लंबा आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हर चीज़ में आएगी तो इतना लंबा लंबा तो लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए क्या किया गया, एक शॉर्ट फॉर्म निकाला गया। ठीक है, अब वो जो शॉर्ट फॉर्म निकाला गया तो उसको कैसे कहा गया, उसको कह दिया कि ये जो n है, n को ऐसे लिखा गया और एक ब्रैकेट लगाया गया, इसके जो भी एलिमेंट है हर एलिमेंट को x ले लिया गया और कहा गया कि x सच दैट x, यानी x ऐसा है कि ये जो x है या ये x या फिर ये जो x है वो इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इसका नेचुरल नंबर है। और का मतलब हो गया कॉमा कर देंगे, एंड भी आप लिख सकते हैं, और इस जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, इज़ लेस देन 6। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ आप कैपिटल N भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल n भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ये स्मॉल n भी आप लिख सकते हैं। अब ये ना हो कि कैपिटल N हो तो आप ये समझे कि इसी वाले को यूज किया गया है, तो ऐसा नहीं है, वो n दूसरा था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये देखिए, ये एक तरीके का हमारा कोटेशन हो गया, नहीं कोटेशन हो गया। अब यहाँ पे जब हमको, अब देखिए इसके लिए अब जो नंबर्स में है तो उनको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं। एक हमारे पास सेट होगा तो उसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कोई सेट A है और ऐसे दिया गया है 2 4 1 4 9, 2 4 नहीं 1 4 9, फिर उसके बाद से 16, फिर उसके बाद से 25, ऐसे करके दिया गया। ठीक है, 5 एलिमेंट इसमें है, तो 5 एलिमेंट है। अब 5 एलिमेंट आपके पास है तो आप अगर इसको देखेंगे तो 1 4 9 16 25 आ रहा है। तो अब शुरू में आपने देखा नेचुरल नंबर था, आपने दिखा दिया कि n इज़ द नेचुरल नंबर और यहाँ पे 6 से कम है, तो इसका मतलब 1 से लेके 5 तक होगा। ये बात क्लियर है? यहाँ पे भी आपको नेचुरल नंबर ही तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये चूँकि एक विशेष पैटर्न में है, यहाँ थोड़ा सा रीजनिंग सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी रीजनिंग लगानी पड़ेगी। तो रीजनिंग के हिसाब से अगर हम ये देखें तो ये है, हाँ रीजनिंग आ गया समझ में। तो वो ये है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में सेट हो गया। तो अब इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे A सच दैट
एक्स लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ, मान लीजिए ये ए है तो कैपिटल ए ही ले लीजिए, ठीक है, ए ले लेंगे। फिर उसके बाद से कॉमा दिखाएंगे और दिखाएंगे कि ए कैसा है, ठीक है। यानी कि अब ये जो यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, ऐसे स्मॉल ए ले लीजिए या फिर ये या एन ले लीजिए, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ एन, और ये एन कैसा है, एन स्क्वायर है। बात समझ में आई? एन जो है वो स्क्वायर है। अब जो भी एन रखेंगे तो ये हो जाएगा कि ये होगा, लेकिन कहाँ तक है एन जो है, हाँ एन स्क्वायर है, लेकिन वो कहाँ तक है, यानी कि ये लेस देन 6 कह लेंगे, ठीक है। ऐसे इस तरह से आप बना लीजिए, है ना। तो अब आप जैसा चाहेंगे वैसा आप लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा और क्लियरिफाई करने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ एन और एक्स इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर, ठीक है। और ये जो एन होगा ऐसे, एन की वैल्यू जो होगी एन इज़ लेस देन 6। अब ज़्यादा क्लियर हो गया नहीं? अब जो है ज़्यादा क्लियर हो गया कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू क्या होगी, हाँ एन स्क्वायर के फॉर्म में होगी, लेकिन n की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, सिर्फ 6 तक जा सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कहेगा, अब देखिए इसको थोड़ा और क्लियरिफाई करने के लिए कोई कहेगा हम तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो इसको और क्लियरिफाई करने के लिए ऐसे लिख दीजिए कि n इज़ ऐसे 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा, तो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ n तो हम ये कह नहीं रहे कि नेचुरल नंबर है, और ऑटोमेटिक तो समझेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो सेम वही तरीका यहाँ पे भी, और जैसे इसमें किया सेम उसी तरीके से इसमें भी क्लेरिफाई करने के लिए इसको हम और अच्छे से दिखाने के लिए दिखा सकते हैं x इज़ इक्वल टू n, और इसमें n को दिखाएंगे कि वो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, यानी कि एकदम क्लियर डिफाइंड हो गया कि ये 1 से लेके 5 तक ही होना है। तो ये सेट बिल्डर का काम है कि आप सेट को किस तरीके से बिल्ड करते हैं। तो हमने बताया आपको कई तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि एकदम एग्जैक्ट बने। जैसे आपके दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, जैसे मैंने शुरुआती में थोड़ा थोड़ा करके बताया आपको, क्योंकि बच्चा भाई सोच सकता है, थोड़ा सोचेगा, लेकिन फाइनली वो इस स्तर पर कब पहुंचेगा, तो वो इस स्तर पर तभी पहुंच पाएगा जब इसको क्लियरली वो समझ जाता है तब, ठीक है ना, क्लियरली इसके बारे में डिस्टिंग्विश हो जाता है तब। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ा, रोस्टर फॉर्म पढ़ा और एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा। ये चीज़ समझ में आ गई। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी पे स्टार्टिंग है कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है और रोस्टर फॉर्म में बनाना है। पूरा एक जो है 1.1 जो है वो वही है, और RS अग्रवाल में भी यही है, और ID शर्मा में भी आप देखेंगे तो लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके दिया है। तो उसमें आई थिंक कि लेवल 1 जो है वो शायद यही है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो वो दोनों आप उसको कर लेंगे इंट्रोडक्शन में, ये वाली चीज़ आपकी रही, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी बात ये देखिए कि अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास एक सेट दिया गया है, ठीक है, और ये कहा जाए कि मान लीजिए इसमें कहा गया AEIOU दिया गया, ये अल्फ़ाबेट का सेट था। तो मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे लिखेंगे A इज़ द एलिमेंट ऑफ A, ऐसे स्मॉल a इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। तो यहाँ पे अगर इसमें एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट हैं तो उनको हम A लिखेंगे। अगर कोई ऐसा नंबर दे दिया गया, कोई ऐसा अक्षर है, यानी कि अल्फ़ाबेट में कोई एक ऐसा अक्षर है जो कि इसके वॉवेल के सेट में नहीं है और उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि B, तो B है, तो B इज़ द नॉट एलिमेंट ऑफ A। तो नॉट के लिए हम क्या लगा देंगे, ऐसे क्रॉस लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे वही था इक्वल टू में क्या था, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, खचाक से काट दिए। तो बस वही बात है, वही चीज़ इसमें भी है, इसमें ऐसे तिरछा काट देंगे, बस आपका हो जाएगा कि वो इस तरीके से है, ठीक है। आगे वाली जो चीज़ होगी, आगे वाले में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ, जो हमारा टाइप है
उसको कि टाइप ऑफ जो सेट होगा उसको कैसे हम देखेंगे, और मतलब सेट के कितने टाइप्स होंगे, जैसे एम्प्टी सेट होगा, फिर आपका हाँ एम्प्टी सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, फिर उसके बाद से फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। जैसे शुरू में हमने दो बातें की थी, जैसे अगर आपको याद दिला दे तो शुरू में हमने दो बातें की थी। एक हमने कहा था कि भाई कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट आपको हो गया कि भाई वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि वो फाइनाइट है, आप उसके एलिमेंट्स को पा सकते हैं। नेचुरल नंबर के सेट हैं, आप एलिमेंट्स को पा सकते हैं। हम बचपन से देखते आए हैं, बहुत सारा एलिमेंट हमने पढ़ा है, देखा है। जैसे अगर देखा जाए तो जनरली आप देखते होंगे कि नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर के सेट को w से डिनोट किया जाता है, और इंटीज़र के सेट को z प्लस, अगर पॉजिटिव इंटीज़र है तो z प्लस से डिनोट किया जाएगा, नेगेटिव इंटीज़र है तो z माइनस से डिनोट किया जाएगा, अगर ज़ीरो इंटीज़र है तो z ज़ीरो से डिनोट किया जाएगा। रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रियल नंबर के सेट को r से डिनोट करते हैं। तो ये जितने सेट है वो सब क्या है, डिफाइंड है। ये सारी चीज़ें डिफाइंड है, मानी गई हैं कि ये है, और इसके बारे में हम पूरा पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे नहीं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से करके इनफाइनाइट तक, होल नंबर 0 से लेके 1 2 3 इनफाइनाइट तक। प्लस जेड में अगर प्लस जेड देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीज़र 1 2 लेके इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इंटीज़र -1 -2 -3 ऐसे कॉमा करके माइनस इनफाइनाइट तक। ज़ीरो इंटीज़र में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही आएगा। रैशनल नंबर में पूरा p/q के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर p एंड q इज़ द इंटीज़र और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो है p/q के फॉर्म में लिखा जाए, अंश जो है दोनों ही इंटीज़र, अंश और हर जो है वो क्या होने चाहिए, दोनों ही इंटीज़र होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, और जो उसका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन। तो वो भी एक सेट है। और फिर सबको मिला दिया जाए। अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर मतलब सब मिल गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीज़र, तो इंटीज़र खाली लिख दिया जाए, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब आ जाएंगे, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, और फिर इसमें जो भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल वगैरह जो रैशनल नंबर में आते हैं उन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो ये एक क्या हो जाता है, रैशनल नंबर का सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर ये बात कहें कलेक्शन ऑफ स्टार का कलेक्शन कहा जाए तो ये हमारा सेट डिफाइंड नहीं है, तो इसको अनडिफाइंड सेट कहेंगे, ठीक है। अगर मुट्ठी में बालू ले लिया जाए, कहा जाए भाई बैठो गिन के कि हाँ कितने, तो गिनते गिनते बूढ़ा हो जाएगा, बालू गिन नहीं पाएगा, मतलब ये कि वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि उसको अगर वो गिनेगा तो 2 साल 4 साल में तो गिन ही देगा। लेकिन चूंकि बालू वाले में क्या है, उसके एक पत्तियां दूसरे से चिपकी हुई होंगी तो उसको एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से कोई ये कहे कि भाई बताओ तुम्हारे सर में कितने बाल हैं, तो आपके सर में कितने बाल हैं, या फिर हाउ मेनी हेयर्स इन योर हेड, तो थोड़ा क्या होगा, काउंट करने में हमको दिक्कत, हम कह देंगे अरे यही होगा 2 लाख 4 लाख होगा, 5 लाख होगा, थोड़ा टकले हैं तो 1 आध लाख होगा, यही ना होगा, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन अप्रॉक्स कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगर उसको बैठा के गिना जाए तो उसको गिना जा सकता है, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 30 दिन में, 35 दिन में, उसको 40 दिन में गिना जा सकता है। बहुत पेशेंस का काम है ये, इस तरह का काम बहुत पेशेंस का है, इसको गिना जा सकता है, उसमें नहीं दिक्कत है। तो इस वजह से ये जो कहा गया कि नंबर ऑफ़ हेयर्स जो ये काउंटेबल में आते हैं, यानी कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है, जिसमें अब कैसे पहचानेंगे कि वेल डिफाइंड सेट है कि नहीं है, तो ऐसी चीज़ समझिए कि जिसको काउंट किया जा सके, वो हमारा मोस्टली क्या होता है, डिफाइंड सेट होता है, मोस्टली हमारा डिफाइंड सेट होता है। और जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमारे अनडिफाइंड से, जैसे कि कलेक्शन ऑफ स्टार इन यूनिवर्स, अपने यूनिवर्स में कितने स्टार हैं भाई, काउंट करते रह जाए, इतने मिलियन ट्रिलियन और भी ऊपर होंगे, नंबरों का आंकड़ा ख़त्म हो जाएगा, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे ये बात कही गई तो उसमें एक छोटी सी बात ये आती है कि ये कहते हैं कि जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को हम यहाँ देखते हैं तो नेचुरल नंबर क्या होता है,
अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर को कहा जाता है कि ये 1 2 3 4 ऐसे करके और इनफाइनाइट किया गया है। तो यहाँ जो इनफाइनाइट शब्द, ये जो इनफाइनाइट है, ये भी एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, तो ये डिफाइंड है। यहाँ हम जो इनफाइनाइट पढ़ेंगे वो हमारा डिफाइंड है। समझ में आ रही है बात? अंतर समझ में आ पा रहा है ना? ये डिफाइंड है, तभी इसके अंदर इसको रखा गया है। नेचुरल नंबर का जो सेट बनाया गया है, तो ये जो इनफाइनाइट है वो डिफाइंड है, तभी जाके इसमें, नहीं तो इसकी इस इनफाइनाइट को इसमें जगह भी नहीं मिलता। तो क्लियर हो रही है बात? बस आज के लिए इतना ही।